हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के बारे में। इस क्लास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और क्या इनकी नीड है, इससे एक बार पहले अपन बात करते हैं जनरल इमेज फॉर्मेशन की। एक्चुअल में होता क्या है कि आपका ये जैसे ये मार्कर में ले रहा हूँ, यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से क्या होता है, रेज निकलती है, वो रेज हमारी आई में एंटर होती है। अब आई के अंदर क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। वो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट से जो रे निकली आई के अंदर एंटर हुई, लेंस के अंदर एंटर हुई और उस लेंस से कन्वर्ज होकर जिस प्लेस पे मीट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेटिना। तो वहाँ पे क्या बनती है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज, और इस वजह से मैं इस ऑब्जेक्ट को देख पाता हूँ। तो ये सिंपल प्रोसेस होती है। अब होता क्या है कि हम जनरली थोड़े दूर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी देख पाते हैं, और हमारे रूम जहाँ हम बैठे हुए हैं आसपास के ऑब्जेक्ट्स को भी देख पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो फोकल लेंथ होती है आई लेंस की, वो क्या हो सकती है, चेंज। मतलब हमारी आई के पास इतनी पावर होती है कि वो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब ऑब्जेक्ट दूर के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो दूर, और पास का ऑब्जेक्ट हो तो उसके अकॉर्डिंग अपनी जो फोकल लेंथ है उसको क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कि क्या, चेंज इन फोकल लेंथ, इसी को हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन ऑफ आई, अकोमोडेशन पावर ऑफ आई की मतलब आईज क्या कर सकती है, खुद की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद की फोकल लेंथ को चेंज कर सकती है। पर यार वो एक लिमिट तक ही हो सकता है। मतलब क्या है कि जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे दिख रहा है, अगर मेरे को उसको और क्लियर देखना है तो मैं कहाँ लेके आऊँगा, पास। और क्लियर देखना है तो और कहाँ लेके आऊँगा, और ज़्यादा पास। अब होता क्या है कि मैं इसको और ज़्यादा पास में लेके आता हूँ तो होता क्या है कि क्लियर दिखने की बजाय ये कैसा दिखने लग जाता है, मेरे को ब्लर दिखने लग जाता है, धुंधला दिखने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है कि यार वो जो फोकल लेंथ चेंज हो रही है कि आप उसको साइज़ कम कर रहे हो तो एक लिमिट तक ही हो सकती है। कि आप इसको पास में ला रहे हो तो ऑब्जेक्ट एक लिमिट तक आपको सबसे क्लियर दिखेगा, और उसके बाद वो कैसा दिखने लग जाएगा, ब्लर दिखने लग जाएगा, धुंधला दिखने लग जाएगा। तो वो जो लिमिट होती है, जब नॉर्मल पर्सन को सबसे ऑब्जेक्ट सबसे क्लियर दिखता है, उसको अपन बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल डी से। और नॉर्मल पर्सन के लिए, हेल्दी पर्सन के लिए जिसको कोई भी आई डिफेक्ट नहीं है, उसके लिए जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। मतलब नॉर्मल पर्सन को कोई भी ऑब्जेक्ट सबसे क्लियर कब दिखता है, जब वो उसकी आई से कितने डिस्टेंस पे होता है, अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो ये तो बात हो जाती है इसकी लेस डिस्टेंस की। अब इसके बाद जो टर्मिनोलॉजी आती है वो क्या है, विजुअल एंगल। विजुअल एंगल का क्या मतलब है, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो फिक्स है, लेकिन जैसे ये मार्कर, अब इस मार्कर को अगर मैं 100 मीटर की डिस्टेंस से देखता हूँ, मतलब ये मार्कर का चला गया 100 मीटर डिस्टेंस पे, और मैं यहाँ से अगर उसको देखता हूँ तो मेरे को क्या दिखता है, छोटा सा। अगर ये पास में आता है तो बड़ा, और पास में आता है तो और बड़ा, और पास में आता है तो और बड़ा। सबसे अच्छा कब दिखेगा, 25 सेंटीमीटर पे। लेकिन पास में आता है तो बड़ा दिखता जाता है, लेकिन उसकी खुद की साइज तो वही है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की साइज तो क्या रहती है, सेम। तो जो चेंज हो रही है वो क्या है, हमारी आइज के अंदर जो इमेज बन रही है उसकी साइज चेंज हो रही है। ऐसा क्यों होता है, इसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। लेट्स से आपकी एक आई बॉल में बना रहा हूँ, ठीक है। इस आई बॉल के अंदर क्या है कि लेंस है हमारा। तो ये एक आई बॉल मैंने यहाँ पे बना दी, और इसके अंदर लेंस है, और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा h हाइट का। अब होता क्या है कि ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलती है तो हमारी आई के अंदर वो एक एंगल बनाती है, ये मैंने कर दिया। तो ये जो एंगल होता है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, अब हमारी आंखों के अंदर दिख रहा है तो इसको हम नाम दे रहे हैं कितना, बीटा। तो ये जो एंगल है बीटा, इस बीटा एंगल का क्या मतलब है कि ये बीटा एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इमेज की साइज के। मतलब ये जो एंगल है बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ इमेज। मतलब हमें जो इमेज दिखेगी उसकी साइज के। क्या मतलब है इस चीज़ का, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके चला जाता हूँ, दूर लेके चला जाता हूँ, मतलब इसी सेम ऑब्जेक्ट को अगर मैं थोड़ा डिस्टेंस पे लेके चला जाता हूँ, तो अब जो एंगल ये बनाएगा वो बीटा एंगल क्या हो जाएगा। अब ये मैंने रे ली यहाँ से, और ये देखो यहाँ पे, अगर ये एंगल पहले वाला क्या था, बीटा 1, और अगर ये जो दूसरा मैं ले रहा हूँ एंगल, ये कितना हो गया, बीटा 2। तो यहाँ पे तुम देखो कि जो बीटा 2 है, बीटा 2 इज लेस देन बीटा 1। मतलब अगर ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो वो जो एंगल बनता है वो क्या हो जाता है, कम। और ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट क्या करता है, पास में आ जाता है, तो वो जो एंगल बनता है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, बीटा 3। तो इसका मतलब जो सबसे बड़ा है वो कौन है,
बीटा 3। तो इसका मतलब ये जो एंगल है, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल। ये विजुअल एंगल किस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, बीटा से। ये विजुअल एंगल क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ इमेज के। मतलब हर ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स अपन देख पा रहे हैं वो क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि ये बीटा एंगल की वजह से। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर छोटा दिख रहा है और कोई बड़ा दिख रहा है, वो किस लिए दिख रहा है, बीटा एंगल की वजह से। अगर ऑब्जेक्ट का हमारी आइज के ऊपर जो एंगल बनता है वो कम है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखाई देगा, छोटा। और अगर ऑब्जेक्ट का हमारी आई के ऊपर जो एंगल बन रहा है अगर वो बड़ा बन रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इससे पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे पास है और इसलिए हमें वो बड़ा दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है और वहाँ पे होने की वजह से वो जो एंगल है उससे हमें क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखेगा या फिर छोटा दिखेगा। तो जनरली ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, विजुअल एंगल। अभी एंगल बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो हमें ऑब्जेक्ट बहुत छोटा दिखेगा, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट हम देख ही नहीं पाते। और अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत डिस्टेंस पे, जैसे अगर मेरे को डिस्टेंस को स्टार देखना है अर्थ के बाहर, तब भी ये एंगल बनता है, बहुत छोटा बनता है, तो इसलिए हमें वो नहीं दिखता। तो जनरली हम जो ये, अब इस एंगल को हमें क्या करना है, बड़ा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की साइज तो वही रहेगी लेकिन हमें क्या दिखना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए। अब हमें बड़ा दिखना चाहिए मतलब हमें जो दिखता है उसको बोलते हैं क्या है, इमेज बोलते हैं। मतलब हमें इमेज बड़ी दिखनी चाहिए, और इमेज बड़ी दिखनी चाहिए मतलब ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम आर्टिफिशियली क्या करना चाहते हैं, ज़्यादा। क्योंकि हमें क्या पता है कि अगर ये एंगल ज़्यादा बनता है तो ऑब्जेक्ट दिखता कैसा है, बड़ा दिखता है। चाहे उसकी कोई भी साइज़ हो, चाहे वो छोटा हो, बहुत दूर हो, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन हमें क्या पता है कि अगर इस एंगल को मैं ज़्यादा कर देता हूँ तो मेरे को ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा। अब इसलिए अपन क्या करना चाहते हैं कि इस एंगल को बड़ा करना चाहते हैं, और जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इस एंगल को बड़ा करते हैं उन्हीं के क्या नाम है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जनरली हम बात करेंगे किसकी, कोई बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना है तो उसको क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्कोप। और ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है, डिस्टेंस स्टार, उसको देखने के लिए, या फिर अर्थ के ऊपर ही मेरे को कोई दूर कोई ट्री को देखना है या किसी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना है, तो उसके लिए जो अपन काम में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, टेलीस्कोप। तो ये दो क्या हो गए अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और ये बात आती है कि इसकी विजुअल एंगल की जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज ऑफ इमेज के। तो जनरली हम किसको इंक्रीज करना चाहते हैं, इस बीटा एंगल को इंक्रीज करना चाहते हैं, विजुअल एंगल को इंक्रीज करना चाहते हैं, किसकी हेल्प से, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से। नेक्स्ट टर्म क्या आती है, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यही निकालने वाले हैं माइक्रोस्कोप में भी और टेलीस्कोप में भी। क्या बताता है मैग्नीफाइंग पावर, ये बताता है कि जो इमेज है वो आपको कितनी बड़ी दिख रही है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। मतलब जनरली हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मान लो बहुत ज़्यादा मेरे को छोटा दिख रहा है, मैंने माइक्रोस्कोप से उसको देखा तो मेरे को बड़ा दिखा, तो वो कितना बड़ा दिखा, ये जो चीज़ बताता है वो कौन बताता है, मैग्नीफाइंग पावर बताता है। ऐसे ही मैं जनरल किसी डिस्टेंट स्टार को देख रहा हूँ तो वो मेरे को बहुत छोटा दिख रहा है, या डिस्टेंट ट्री को देख रहा हूँ तो बहुत दूर है तो बहुत छोटा ट्री मेरे को दिख रहा है। अगर मैं उसको टेलीस्कोप से देखता हूँ तो मेरे को क्या दिखेगा, बड़ा। ट्री की साइज तो वही है लेकिन अब मेरे को क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। तो वो कितना बड़ा दिख रहा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब कितना बड़ा दिखेगा, इमेज की जो साइज़ है वो कितनी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट की साइज़, ये जो बताता है उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, अब दोनों के लिए अलग अलग है क्योंकि दोनों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अलग है, दोनों का काम अलग है। माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर अलग होता है और ऐसे ही टेलीस्कोप का अलग होता है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको कैपिटल एम से करते हैं। माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज। मतलब माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमें जो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा था वो जो बहुत बड़ा दिख रहा है, वो बड़ा दिख रहा है, मतलब उसकी इमेज साइज। तो वो जो इमेज किसकी, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, वो इमेज जो एंगल बना रही है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, बीटा। और ऐसे अगर मैं बात करूं कि विजुअल और डिवाइड में क्या आ जाता है, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी का मतलब क्या है, पहली सिंपल सी अपन बात करें वापस एक बार। माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है, कोई ऑब्जेक्ट जो हम हमारी आंखों से बिल्कुल क्लियर नहीं देख पा रहे क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसको हमें क्या करना है, बड़ा करके देखना है। तो हम हमारी आंखों से उसको सबसे अच्छा कब देख सकते थे, जब, ऑब्वियसली बात है सबके लिए रूल सेम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सबसे अच्छा कब देख सकते हो, जब वो कहाँ पे रखा हुआ है, डी पे रखा हुआ है। अब डी पे मैं उसको देख रहा हूँ तो 25 सेंटीमीटर होता है आपका कितना, डी। अब डी पे वो मेरे को सबसे अच्छा दिखता है खुली आंखों से, बिना माइक्रोस्कोप को लगाए हुए, पर फिर भी वो छोटा है, लेकिन फिर भी सबसे अच्छा जो दिख रहा है आप अपनी आंखों से उसको कहाँ पे देख सकते हो, डी पे देख सकते हो। तो जनरली अपन उसको कंपेयर करते हैं डी से, कि माइक्रोस्कोप को लगाने के बाद में वो
ऑब्जेक्ट की इमेज जो आपको जनरल आइज से छोटी दिख रही थी वो माइक्रोस्कोप लगाने के बाद कितनी बड़ी दिखी, तो वो जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। फिर से एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज, जब आपने माइक्रोस्कोप का काम लिया, माइक्रोस्कोप से आप देख रहे हो आपको बड़ा दिख रहा है, वो जो इमेज का एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा डिवाइड बाय एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी, कि मतलब आप उसको जब उस माइक्रोस्कोप को हटा दिया और जब खुली आंखों से उसको 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से देख रहे हो तब आपको कितना बड़ा दिख रहा है। ये जो दोनों का एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। और अगर ऐसे ही मैं टेलीस्कोप की बात करूँ तो ऊपर तो बिल्कुल सेम है कि विजुअल एंगल फॉर्म बाय द टेलीस्कोप, मतलब टेलीस्कोप को काम में लेने के बाद में कोई भी स्टार या कोई भी डिस्टेंस ट्री या बिल्डिंग मेरे को कितनी बड़ी दिख रही है एज कंपेयर टू जब टेलीस्कोप नहीं था, जनरल में उसको खुली आंखों से देख रहा था। तो एक तो टेलीस्कोप को यूज में लेने के बाद जो इमेज उसकी बन रही है मेरी आंखों में, उसका एंगल डिवाइड बाय जब टेलीस्कोप नहीं था, बिना टेलीस्कोप के जब देख रहा हूँ तब जो वो मेरी आंखों के ऊपर विजुअल एंगल बन रहा है वो, ये भी क्या हो जाता है, बीटा बाय अल्फा। ये डिवाइड में ये क्या आ जाता है, अल्फा, और इसको ऊपर बीटा और अल्फा। मतलब इमेज जो एंगल बनाती है उसको हमेशा किसे डिनोट करते हैं अपन, बीटा से, और ऑब्जेक्ट का जो एंगल होता है जनरली उसको किसे डिनोट करते हैं, अल्फा से। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, विजुअल एंगल। देखो ऊपर भी विजुअल एंगल, विजुअल एंगल, विजुअल एंगल, विजुअल एंगल, मतलब मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, विजुअल एंगल का रेशियो होता है। विजुअल एंगल मतलब अपनी आंखों के ऊपर जो बन रहा है, ऊपर कौन आता है, जो इमेज बना रही है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को काम में लेने के बाद, डिवाइड में क्या आता है, माइक्रोस्कोप में डिवाइड में क्या आता है, विजुअल एंगल फॉर्म। जब हम ऑब्जेक्ट छोटा था हम खुली आंखों से उसको देख रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तब वो जो उसका एंगल बन रहा है अल्फा। और ऐसे टेलीस्कोप के अंदर क्या आ जाता है कि बिना टेलीस्कोप लगाए जब हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को नॉर्मल देखते हैं तब उस ऑब्जेक्ट से जो एंगल बन रहा है हमारी आंखों पे उसको हम बोल देते हैं क्या, अल्फा। तो ये क्या हो जाता है, मैग्नीफाइंग पावर जो हमें निकालनी होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे इस लेक्चर के अंदर, माइक्रोस्कोप की। अब माइक्रोस्कोप में हमें कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, दो। एक क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें क्या होता है एक लेंस, और सेकंड क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें कितने लेंस होते हैं, दो। अब सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब कुछ भी नहीं है, अपन जो मैग्नीफाइंग ग्लास अपन ने सुना हुआ है ना, सिंपली अपन काम में लेते भी थे कभी ना कभी, तो आपने लिया ही होगा कि जनरली एक पेपर के ऊपर धूप के अंदर आप अगर जाते हो और एक पेपर रख के ऊपर सन जो लाइट होती है अगर उसको फोकस करते हो पेपर के ऊपर, जो पेपर जो होता है वो क्या हो जाता है, बर्न होने लग जाता है। सिंपल अपन ने देखा हुआ है ऐसा। तो सिंपल ये जो है मेरा हाथ में, ये क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास, और इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। कि भाई एक लेंस है, कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो रेज आती है उसको क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है, और उससे क्या बनती है, इमेज बनती है। तो सिंपल जो मेरा हाथ में है इसी को ही क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये तो बात है कि सिंपल माइक्रोस्कोप दिखता कैसा है। अब इसका वर्क क्या होता है, तो भाई माइक्रोस्कोप अभी अपन ने बात करी कि जो छोटा ऑब्जेक्ट है उसको क्या करके बड़ा करके दिखाता है, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्कोप। अब छोटे को बड़ा करके दिखाता है, एक लेंस काम में ले रहे हो थोड़ा बड़ा करने के लिए तो क्या हो जाएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप। और अगर दो लेंस काम में ले रहे हो और ज़्यादा बड़ा करने के लिए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये तो बात होती है सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब अपन को निकालना क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्यों काम में लेते हैं, छोटे को बड़ा देख करने के लिए। और अपन को जो निकालनी होती है वो चीज़, उसका नाम क्या है, मैग्निफिकेशन पावर, जो भी अपन ने बात करी। और वो जो रेशियो होता है वो रेशियो किसका होता है, बीटा बाय अल्फा। बीटा क्या है, वो विजुअल एंगल जो किसका बन रहा है, इमेज का बन रहा है, डिवाइड बाय वो विजुअल एंगल जो किसका बन रहा है, ऑब्जेक्ट से जब रेज आ रही है बिना लेंस को काम में लिए, बिना माइक्रोस्कोप को काम में लिए। तो अब ये अपन को निकालना है। अब ये मैग्निफिकेशन कब निकलेगा, जब अपन को बीटा और अल्फा की वैल्यू पता होगी। अब बीटा तो कब होगा, जब अपन उसको काम में लेंगे माइक्रोस्कोप को, लेकिन बिना माइक्रोस्कोप को काम में लिए जो एंगल बनता है वो कौन सा, अल्फा। क्योंकि अल्फा अपन ने कैसे डिफाइन करा कि मान लो यहाँ पे आप हो, ये आपकी क्या है, ह्यूमन आई है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट सबसे क्लियर कब दिखेगा आपको, एच हाइट का ये जो ऑब्जेक्ट है ये सबसे क्लियर कब दिखेगा, जब ये डी डिस्टेंस पे होगा। मतलब जब ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, डी मतलब 25 सेंटीमीटर। तो जब ये ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो बहुत छोटा है कैसा भी है, सबसे क्लियर कब दिखेगा आपको, 25 सेंटीमीटर पे दिखेगा। तो उस टाइम पे जो एंगल, वो ऑब्जेक्ट आपकी आंखों पे जो एंगल बनाता है उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, अल्फा। तो एक चीज़ तो समझ लो यहीं पे कि
सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, दोनों के अंदर अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या होती है कि ऑब्जेक्ट बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो एंगल हमारी आंखों पे बनाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, अल्फा। जब वो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे होता है, 25 सेंटीमीटर पे होता है, क्योंकि सबसे क्लियर वो तभी दिखता है। तो ये तो हमारा निकल गया यहाँ से क्या, अल्फा। अब अगर मैं अल्फा निकालूं, अल्फा, अब फॉर स्मॉल एंगल हम क्या लिख सकते हैं कि tan अल्फा अप्रोक्सीमेट इक्वल अल्फा, और tan अल्फा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है d, तो ये क्या निकल जाता है हमारे पास अल्फा की वैल्यू। इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ यहाँ पे क्या, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बात हो गई अल्फा तो निकल गया, अब क्या चाहिए मेरे को, बीटा। अब बीटा क्या होता है, जो एंगल बनता है इमेज का, लेकिन कब, जब आपने माइक्रोस्कोप को काम में लिया। तो अब यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, माइक्रोस्कोप। और अभी मैंने आपको जैसे बताया कि माइक्रोस्कोप कुछ नहीं होता है, एक सिंपल क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस बनाया तो मेरे को उसकी क्या बनानी पड़ेगी, ये फर्स्ट सरफेस और ये सेकेंड सरफेस का सी। ठीक है, अब इन दोनों के हाफ में इनके क्या हो जाएंगे, फोकस हो जाएंगे। तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे इसका ये एफ और इसका ये एफ। ठीक है, और ये बीच में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, ऑब्जर्वर जो है, अभी मैंने बात करी, जैसे मान लो मेरे को इस मार्कर को बड़ा करके देखना है, इस मार्कर को मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो मेरे को बड़ा दिखे। तो मैंने क्या करा कि ये एक लेंस लिया और मैं इसको ऐसे बड़ा करके यहाँ पे देख रहा हूँ। तो अब एक चीज़ देखो, ये जो माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप, क्योंकि अपन सिंपल कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, मैं इसको काम में ले रहा हूँ, तो मैं इस लेंस के कहाँ हूँ, राइट में, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे, लेफ्ट में। आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब इधर क्या होगा, ऑब्जर्वर, तो इधर मैं हमेशा क्या बनाऊंगा, आई, और इधर क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में। तो अब मैं वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, अब एक और चीज़ देखो कि जैसे ये मेरे पास एक लेंस है, माइक्रोस्कोप है, ठीक है। अब मैं इसको देख रहा हूँ, अब ये मेरे को बड़ा दिख रहा है। अब ये मेरे को जो बड़ा दिख रहा है वो उसी साइड पे दिख रहा है या मेरी तरफ दिख रहा है, उसी तरफ दिख रहा है। मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उधर ही क्या बननी चाहिए, इमेज। आ रहा है समझ में मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से सुनो। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखते हो तो वो आपको उसी साइड में तो बड़ा दिख रहा है, मतलब सेम साइड में बड़ा दिख रहा है, सेम साइड में बड़ा दिख रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इधर है और मैं इमेज भी किधर चाहता हूँ, उसकी इधर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि लेंस के उस तरफ ही तो मेरे को दिख रहा है, अपनी तरफ थोड़ी दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा होता है माइक्रोस्कोप के, उधर उसकी तरफ अपन क्या चाहते हैं, उसकी इमेज बनाना चाहते हैं। अब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है और इमेज भी लेफ्ट साइड में बनाना चाहते हैं, लेकिन जनरली लेंस में जो इमेज बनती है, रियल इमेज, वो कहाँ पे बनती है, राइट साइड में। लेकिन लेफ्ट साइड में इमेज बनती है क्या, तो हाँ, लेफ्ट साइड में एक इमेज बनती है। कौन सी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। कब बनती है वर्चुअल इमेज, जब जो ऑब्जेक्ट होता है वो एफ और ओ के कहाँ पे होता है, बीच में। अब एफ और ओ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो ये इसका एफ और ओ के बीच में मैंने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट। अब एफ और ओ के बीच में मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। पहली क्या काम में ले रहा हूँ, पैरेलल, जो कहाँ से पास होगी, फोकस से, ये पास हो गई फोकस से। दूसरी कौन सी ले रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से, तो दूसरी मैंने कौन सी ले ली, ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये जो दोनों रेज है, इन दोनों रेज को देखो, अगर इन दोनों रे के पाथ को अगर मैं आगे ट्रेस करूँ तो इसको देखो कि ये दोनों के बीच में यहाँ डिस्टेंस कम, डिस्टेंस ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा। इसका मतलब क्या है, रे जो जा रही है वो कैसे जा रही है, डाइवर्जिंग नेचर में जा रही है। इसका मतलब पहले वो क्या हो रही होगी, कन्वर्जिंग। रियल में मीट होगी क्या, कभी नहीं मीट होगी, लेकिन पीछे ले जाऊंगा तो वर्चुअली मीट होती हुई लगेगी। तो अगर इन दोनों के पाथ को अगर मैं पीछे ट्रेस करता हूँ तो इसको अगर ट्रेस करा तो ये आ गया, ठीक है। और अगर ऐसे इसको भी अगर मैं पीछे ट्रेस करता हूँ तो ये इस टाइप से ट्रेस होती है। अब आगे तो कभी कट हो नहीं रही, लेकिन पीछे इस पॉइंट पे कट होती हुई लग रही है, और जिस पॉइंट पे कट होती हुई लग रही है वहाँ पे मेरी क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है क्या, ए बी, तो उसकी जो इमेज बन गई वो क्या बन गई, ए डैश बी डैश। आ रहा है समझ में। तो ये तो बात हुई कि मेरा जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट की क्या बन गई, एक वर्चुअल इमेज बन गई। अब देखो ऑब्जेक्ट तो क्या है, छोटा, लेकिन इमेज क्या बनी, बड़ी। तो वही तो बात होती है कि ऑब्जेक्ट क्या है, छोटा, और मेरे को उसको बड़ा करके देखना है, और यही काम किसका होता है, माइक्रोस्कोप का। आ रहा है समझ में। तो इसलिए अपन को मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट्स क्या दिखते हैं, बड़े होते हुए दिखाई देते हैं, जबकि होती उनकी साइज क्या है, छोटी है, लेकिन हमको कैसे दिखते हैं, बड़े दिखते हैं। तो ये तो बात है सिंपल। अब अल्फा की बात तो अपन कर चुके थे ऑलरेडी कि भाई जनरल बिना लेंस लगाए जो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है 25 सेंटीमीटर से, उसी एंगल को क्या बोलते हैं अपन, अल्फा। और बीटा क्या होता है, जो इमेज का एंगल होता है आईज पे। अब जनरली क्या होता है कि अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ये जो
मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ये जो लेंस होता है इसको हम क्या रखते हैं, हमारी आंखों के पास में रखते हैं। जैसे एक आइज़ मैंने क्लोज कर दी और उसके बाद अपन इसको ऐसे देखते हैं। तो जनरली होता क्या है कि ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, ये आंखों के क्या होता है, पास में। अब ये आंखों के पास में होता है तो आइज पे जो एंगल बन रहा है उसी एंगल को हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं किस कौन से एंगल के, जो एंगल लेंस पे बन रहा है। आ रहा है समझ में? तो इधर क्या है, ऑब्जर्वर है, ये इधर ऑब्जर्वर की आइज है, ये मैंने ऑब्जर्वर की आइज बना दी, ठीक है। तो ऑब्जर्वर की आंखों में जो एंगल बनता है वो एंगल अप्रोक्सीमेट सेम होता है कौन से एंगल के, लेंस पे जो एंगल बन रहा है। तो कुल मिला के मेरे को निकालना क्या है, बीटा। बीटा एंगल क्या होता है, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज। फिर सुन लो, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, और ये क्या हो जाता है, एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट व्हेन सीन विदाउट माइक्रोस्कोप। तो ये तो अपन निकाल चुके। और बीटा क्या है, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज। अब एंगल फॉर्म बाय इमेज, तो एंगल इमेज कौन सी है, ए डैश बी डैश, वो जो एंगल बना रही है कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, क्योंकि मैंने क्या बोला, लेंस पे एंगल बन रहा है। अब लेंस पे एंगल मतलब कहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो एंगल बनेगा। अब ये देखो, ये रे आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो एंगल क्या हो गया, ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। और ये जो एंगल है मतलब ये एंगल ही क्या हो गया, बीटा एंगल हो गया, ठीक है। अब मेरे को ये बीटा एंगल निकालना है। अब बीटा एंगल निकालना है तो यहाँ से बीटा कैसे निकलेगा, वापस वही प्रोसीजर आपका, बीटा वही tan बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा लूंगा, तो देखो ये ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ दोनों क्या सिमिलर ट्रायंगल है, तो कौन सा भी ट्रायंगल लो बीटा निकालने के लिए दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ ए बी ओ, तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ओ, ठीक है। अब ये अगर मैं काम में ले रहा हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, और ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो सेम है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की हाइट डिवाइड बाय बेस। अब बेस क्या है, तो बेस तो मेरे को नहीं पता। कैसे नहीं पता, क्योंकि ये डिस्टेंस अपन ने मेजर थोड़ी कर रखी है क्या कि कितने डिस्टेंस पे है। तो अपन को जनरली पता क्या होता है, पता ये होता है कि भाई ऑप्टिकल सेंटर के सामने जहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता है तो वो जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यू से। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डिवाइड बाय यू। कुल मिला के मेरे को पता क्या चल गया, बीटा क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो सेम रहेगी ना, चाहे तुम उसको बिना माइक्रोस्कोप के देखो या माइक्रोस्कोप लगा के देखो, ऑब्जेक्ट की हाइट तो सेम रहेगी। हाइट किसकी चेंज होती है, इमेज की हाइट, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ गया, वो जो डिस्टेंस अपन ने ली, जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से मेरा क्या निकल गया, बीटा। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अपन को निकालना क्या है, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन जो है इसका फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। बीटा कितना है, h अपॉन यू डिवाइड बाय अल्फा कितना है, h अपॉन डी, h अपॉन डी। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि h से h क्या हो गया, कट, इक्वल टू में यहाँ पे बचा क्या, d अपॉन यू, मतलब जो m निकला मेरा फाइनल वो कितना निकला, d अपॉन यू, मतलब ये यही क्या हो जाता है मेरा मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो तुम्हें समझना है। m क्या है, मैग्नीफाइंग पावर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो छोटा है वो कितना बड़ा होके मेरे को दिखेगा, किसके थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू, वो किसके इक्वल आ रहा है, d अपॉन यू। d तो क्या है, फिक्स है, कितना 25 सेंटीमीटर, तो ऊपर तो 25 आ गया। डिवाइड में क्या है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप चेंज करोगे वैसे वैसे मेरे को क्या है कि ये ओवरऑल वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर पता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज करोगे मैग्निफिकेशन क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। पर अब जनरली अपन ऑब्जेक्ट की पोजीशन कौन सी रखे, तो देखो होता क्या है कि दो अपन ऑब्जेक्ट की पोजीशन रखते हैं। पहली कौन सी रखते हैं कि देखो सबसे कोई भी चीज़ क्लियर अपन को कब दिखती है, जब वो कहाँ पे होती है, डी पे होती है। तो मैग्निफिकेशन तो हो रहा है, मतलब इमेज बड़ी तो बन रही है, लेकिन मैं उसको कहाँ पे देखना चाह रहा हूँ, सबसे क्लियर, बड़ी में भी सबसे क्लियर मैं उसको देखना चाह रहा हूँ। तो वो कहाँ पे दिखेगी, जब जो माइक्रोस्कोप के थ्रू इमेज बनेगी वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी, डी डिस्टेंस पे। फिर से ये इमेज सबसे क्लियर कब देख पाऊंगा, जब ये जो डिस्टेंस होगी कितनी, इस लेंस से ये जो डिस्टेंस है किसकी, इमेज की, अगर ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन के इक्वल, मतलब डी के इक्वल, तो उस केस में मेरे को जो ये ऑब्जेक्ट है जो छोटा था ये सबसे बड़ा दिखेगा। क्यों, क्योंकि सबसे क्लियर वही दिखता है। अभी अपन स्टार्टिंग में बात करेंगे सबसे क्लियर कब दिखता है, 21 सेंटीमीटर पे। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि इमेज एट डी। फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाती है, इफ इमेज एट
डी, कि अगर इमेज डी पे है तो मैग्नीफिकेशन कितना होगा, ये बात आती है पहली। दूसरी क्या आती है कि यार इमेज डी पे है, मतलब आपको सबसे क्लियर कब दिख रहा है 25 सेंटीमीटर पे, लेकिन मैंने एक और चीज़ बोली थी स्टार्टिंग में, क्या पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब फोकल लेंथ का चेंज होना। 25 सेंटीमीटर पे इमेज दिखाने के लिए आपकी जो आईज है, उस आई ने क्या कर रखा है, आपका जो लेंस है, लेट से यहाँ पे इसके बीच में फिंगर्स के बीच में लेंस है, तो उसको बिल्कुल फुल कंप्रेस कर रखा है, उसको फुल कंप्रेस कर रखा है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ से जो मसल्स है वो वर्क कर रही है क्या, उस लेंस को कंप्रेस करने में, ताकि आपको वो इमेज 25 सेंटीमीटर पे सबसे अच्छे से आपको दिखे। लेकिन क्या वो ज़्यादा देर तक ऐसे कंप्रेस कर पाएगी क्या, नहीं। और ज़्यादा देर तक अगर कर भी रही है कंटिन्यू, वो तो होगा क्या कि आपकी आंखों मसल्स बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, और मसल्स वर्क कर रही है तो आपकी आइज़ में क्या होने लग जाएगा, पेन। मतलब अगर वो वाले जैसा अगर अपन बात करते हैं किसी को लेबोरेटरी में वर्क करना है, पूरे दिन उसको माइक्रोस्कोप का काम है, तो पूरे दिन तो वो 25 सेंटीमीटर पे देख नहीं सकता। आप उसको बोलो कि कुछ देर तो देख ले, तो कुछ टाइम तो कोई भी देख लेगा, लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम तक तो अपन देख ही नहीं सकते, इतना कंप्रेस करके आंखों में पेन होने लग जाएगा अपने। तो अपन इसलिए क्या करते हैं कि रिलैक्स होके देखना चाहते हैं, और रिलैक्स होके कब देख सकते हैं, जब वो फोकल लेंथ में चेंज ना हो, मतलब जो मसल्स है उस लेंस को कंप्रेस ना करें। और मसल्स लेंस को कंप्रेस कब नहीं करती है, जब रेज कैसे आती है, पैरेलल रेज आती है, क्योंकि जब पैरेलल रेज आती है तो लेंस को जनरली कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता, वो कंप्रेस नहीं होता और इमेज जो है इजीली बन जाती है रेटिना पे। मतलब रिलैक्स आई के साथ जो इमेज बनती है, जब रेज कैसे आती है, पैरेलल से आती है, इनफाइनाइट से आती है। तो दूसरी जो हम सेटिंग करते हैं लेंस की, इसकी माइक्रोस्कोप की, वो क्या करते हैं कि जो हमारी रेज आए वो कैसे आए, पैरेलल आए। फिर से फर्स्ट सेटिंग तो क्या हो जाती है कि हमें सबसे अच्छा दिखे, माइक्रोस्कोप में जो होगा वही टेलीस्कोप में होगा। इमेज फॉर्मेशन में तो आपको अभी ही समझना है इस चीज़ को कि जनरली जो हम सेटिंग करते हैं माइक्रोस्कोप की और टेलीस्कोप की, वो दो करते हैं। फर्स्ट क्या होती है, दोनों में से एक कर सकते हैं। अगर मेरे को ऑब्जेक्ट को सबसे क्लियर देखना है, चाहे माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, अगर मेरे को सबसे क्लियर देखना है तो वो कहाँ पे दिखेगा, डी डिस्टेंस पे। तो एक जो मैं सेटिंग करूंगा कि मेरे को कुछ मूवमेंट के लिए, कुछ मिनट्स के लिए मेरे को बहुत क्लियर देखना है, तो मैं कहाँ पे देखूँ, कहाँ पे इमेज फॉर्म करवाऊंगा, डी पे करवाऊंगा। तो पहली जो सेटिंग होती है वो किसके लिए होती है, इमेज है डी, मतलब जो फाइनल इमेज दिख रही है माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के थ्रू, वो कहाँ पे दिखेगी, डी पे। सेकेंड क्या होता है कि यार नहीं, मैं थक गया, इतना लंबा टाइम तक मैं नहीं देख सकता, मेरे को पूरा दिन काम लेना है माइक्रोस्कोप, तो मैं क्या करूँ, तो उसके लिए किसकी सेटिंग होती है, सेटिंग फॉर रिलैक्स आई बोल सकते हैं उसको। सेकंड सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई का मतलब क्या है कि जो इमेज बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पे, क्योंकि जब इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी तभी तो रेज इनफाइनाइट से आएगी, और जब रेज इनफाइनाइट से आती है तभी तो कैसे आती है, पैरेलल आती है। तो ये जनरली दो सेटिंग की जाती है बस, जिसके लिए अपन माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप को काम में लेते हैं। कि पहला क्या होता है, इमेज कहाँ पे बनाते हैं, डी पे, या फिर हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम काम में लेते हैं, या तो कहाँ बनाएंगे, डी पे, या फिर कहाँ बनाएंगे, इनफाइनाइट पे। तो अब एक चीज़ मेरे को सिंपल सी बताओ, डी पे तो कब बनेगी, जब सेम साइड में, और इनफाइनाइट पे भी सेम है। अब डी पे बन रही है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये कौन सा डिस्टेंस है, इसको बोलते क्या है अपन, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी। अगर इमेज डिस्टेंस डी हो गई तो क्या करें, अब यार एक चीज़ सुनो, मेरे को निकालना क्या था स्टार्टिंग में, मैग्नीफिकेशन निकालना था। मेरे को निकालना क्या है यहाँ पे, यू निकालना है। अब अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ, इमेज है डी, तो मेरे को निकालना क्या है, यू निकालना है, और मेरे को पता क्या है, मेरे को वी पता है कि वी कितना है, डी। तो अब यू मेरे को निकालना है, वी मेरे को पता है, तो क्या काम में लूँगा मैं, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब इसमें अपन जो वैल्यूज पुट करते हैं, वो वैल्यूज पुट कैसे करते हैं, विद साइन कन्वेंशन। अब विद साइन कन्वेंशन अगर मेरे को यहाँ पे पुट करना है तो पुट करते हैं, यहाँ पे देखो 1/v। v क्या है, जहाँ पे इमेज बन रही है, इमेज कहाँ पे बना रहे हैं अपन, सेटिंग किसकी कर रहे हैं, डी की, तो इमेज कहाँ पे बन रही है, डी पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/d। लेकिन इंसिडेंट ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, और इमेज इधर बन रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहे हैं, तो ये मेजर करने की डायरेक्शन, तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ये मेजर करने की डायरेक्शन, दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव, मतलब ये जो v होगा ये क्या होगा, -d। नेक्स्ट 1/u। अब u क्या है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो तो u ही है,
लेकिन वापस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये रही और ऑब्जेक्ट इधर है, तो वापस मेजर करने की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। वैसे मैंने बोल रखा है आपको कि लेंस के केस में हमेशा यू क्या होगा, नेगेटिव, पर फिर भी यहाँ पे एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि लेंस हमेशा क्या, इसमें ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, लेंस के लेफ्ट साइड में होता है, तो इसलिए दोनों इंसिडेंट रे और मेजर करने की डायरेक्शन दोनों क्या आती है, अपोजिट। तो वी भी क्या, यू भी क्या हो जाएगा, माइनस यू इक्वल टू एफ। एफ क्या है, फोकल लेंथ, और याद करो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट सरफेस का एफ किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो इसलिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट, मेजर भी किधर कर रहे हैं, ओ टू एफ, दोनों क्या है, सेम, इसलिए एफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो 1/f। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 1/-d, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, यहाँ से 1/f क्या निकल जाएगा, 1/f। यहां से 1/u क्या निकल जाएगा कि 1/u इक्वल टू 1/d प्लस 1/f, क्योंकि ये इधर क्या था माइनस, तो उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस, तो मेरे को क्या मिल गया, 1/u की मेरे को वैल्यू मिल गई। और वही तो चाहिए थी, क्योंकि मेरे को निकालना क्या है कि कितना बड़ा कर पा रहा है d के ऊपर और पैरेलल रेस के ऊपर। तो 1/u की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। इस इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। तो बाय इक्वेशन 3 एंड 4 m क्या है, इक्वल m है d/u। तो d और ये अब क्या बचा, 1/u किसके इक्वल है, 1/d प्लस 1/f, तो क्या हो जाएगा 1/d प्लस 1/f। अगर d को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, d अंदर जाएगा तो d डिवाइड बाय d कितना आएगा, 1 प्लस d/f। तो ये क्या निकल गया, मेरा मैग्निफिकेशन निकल गया। कौन से केस में मैग्निफिकेशन निकल गया, जब जो इमेज बन रही है सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू वो कहाँ पे बन रही है, d डिस्टेंस पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे। मतलब ये जो मैग्निफिकेशन है सिंपल माइक्रोस्कोप का, ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि सबसे अच्छा कब दिखता है, d पे, और अपन इमेज कहाँ पे बने, d पे, मतलब इससे अच्छा दिख सकता है क्या, नहीं दिख सकता, इसलिए वो जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होगा, मैक्सिमम। अब अपन जो मैग्निफिकेशन निकालेंगे वो क्या आएगा, कम आएगा, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम तो अपन ने निकाल दिया। तो दूसरा, अगर मैं सेटिंग करता हूँ किसके लिए, रिलैक्स आई के लिए। अब रिलैक्स आई के लिए अगर मैं सेटिंग करता हूँ तो क्या होता है, इसी डायग्राम को एक बार अपन फिर से रिड्रॉ करते हैं, क्योंकि फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया इमेज एट डी। अगर आपसे पूछ लेता है कि रिलैक्स आई के लिए अगर सेटिंग करो सिंपल माइक्रोस्कोप की, तो क्या होगा कि माइक्रोस्कोप के सामने क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, और माइक्रोस्कोप के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उससे मेरे को जो इमेज बनानी है इनफाइनाइट पे। अब इमेज इनफाइनाइट पे कब बनती है, याद करो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, फोकस पे। फिर से इमेज इनफाइनाइट पे कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या है इसका 2f, ये f, ऐसे ये क्या है f और ये 2f। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, फोकस पे होता है, तो जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, इनफाइनाइट पे। वापस वही सिंपल रूल, पैरेलल है, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, और दूसरा क्या, ऑप्टिकल सेंटर। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो जा रही है। तो ये देखो, ये दोनों रेस जा रही है, आगे जा रही है, दोनों कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर देखने वाला है, ये ऑब्जर्वर की आईज है, जब ये ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसको रेस कैसे आती हुई दिख रही है, पैरेलल। मतलब उसको क्या लगेगा कि जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, इनफाइनाइट पे इमेज बन रही है। आ गया समझ में। तो इमेज जो है इनफाइनाइट पे बनेगी तभी तो पैरेलल रेज आएगी, और पैरेलल रेज आ रही है तो अपन यहाँ पे सेटिंग ही किसके लिए करी, सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आई के लिए। मतलब इमेज कहाँ है, इनफाइनाइट पे इमेज बन रही है। तो अब इनफाइनाइट पे इमेज बन रही है तो आपने ऑब्जेक्ट जो है u, ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, फोकस पे रखा। फिर से रिलैक्स आई के लिए आपने सेटिंग करी, इनफाइनाइट पे आपकी इमेज बनी। ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ पे रखा, फोकस पे रखा, और ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस होती है वो किसके इक्वल हो जाती है, फोकल लेंथ के इक्वल हो जाती है। तो अपन को क्या पता चल गया, u पता चल गया, क्योंकि अपन को निकालना क्या है, मैग्निफिकेशन। तो यहाँ से अपना u किसके इक्वल हो जाएगा, f। इसको मैं डाल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 5। तो बाय
इक्वेशन, ये कौन सी है 3 और ये कौन सी है 5, तो बाय इक्वेशन 3 और 5 में क्या लिख सकता हूँ m इक्वल टू डी अपॉन यू, तो d डिवाइड बाय u की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ f, तो m इक्वल टू क्या आ गया मेरा d अपॉन f, और ये क्या हो जाती है इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो मेरे को दोनों मैग्निफिकेशन पता चल गए। अब देखो एक बार कंपेयर करते हैं, यहाँ पे जो सबसे अच्छा जब दिख रहा था d पे, तब मैग्निफिकेशन कितना है 1 प्लस डी बाय एफ, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना है जब पैरेलल रेस के लिए करें d बाय एफ, मतलब इनमें और इस इक्वेशन में। उस इक्वेशन को भी अगर मैं यहाँ लिखूँ तो क्या आ रही है 1 प्लस डी बाय एफ, तो यहाँ देखो यहाँ ओनली यहाँ क्या है d बाय एफ प्लस 1, और यहाँ ओनली क्या है d बाय एफ। इसका मतलब क्या है कि जब भी ऑब्जेक्ट D पे होगा तो जो मैग्निफिकेशन क्या होगा, देखो 1 प्लस हो रहा है मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगा ज़्यादा, इसलिए अपना जो मैग्निफिकेशन सबसे ज़्यादा होता है मतलब ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा दिख रहा है, और सबसे बड़ा कब दिखता है D पे, और इसलिए। लेकिन अब कुछ टाइम के लिए मैंने ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख लिया, लेकिन अगर पूरा दिन देखना है तो यहाँ पर मेरे को क्या दिख जाएगा, बड़ा दिख जाएगा। अब अगर जैसे मैं बात करूँ कि कितना बड़ा दिखेगा, तो कितना बड़ा दिखेगा ये तो डिपेंड है किसके ऊपर, फोकल लेंथ के ऊपर। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया जिसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, अगर मैं 5 सेंटीमीटर का कॉन्वेक्स लेंस लेता हूँ तो एक बार मैग्निफिकेशन में वैल्यू पुट करो। अगर मैं पैरेलल रेस के लिए सेटिंग करता हूँ तो d कितना है 25, और फोकल लेंथ आपने कितनी ली लेंस की 5 सेंटीमीटर, और 25/5 कितना आता है 5, मतलब मैग्निफिकेशन कितना आ गया 5। मैग्निफिकेशन 5 है, मतलब मेरे को पता क्या चल रहा है कि जो इमेज दिखेगी ऑब्जेक्ट की कंपेरेटिव में वो कितने टाइम्स दिखेगी 5 टाइम्स बड़ी दिखेगी मेरे को। और अगर ऐसे ही मैं उसको d डिस्टेंस के लिए सेटिंग करता हूँ तो वैल्यू कितनी आती है 1 प्लस 25 अपॉन फोकल लेंथ कितनी है 5, तो 25/5 कितना हो गया 5 प्लस 1 6, मतलब अगर एक मैं लेंस लेता हूँ, समझना क्योंकि कंक्लूजन यही है, अगर मैं एक लेंस लेता हूँ जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो अगर मैं d डिस्टेंस के लिए सेटिंग करता हूँ इमेज की, मतलब मैं इमेज कहाँ बना रहा हूँ d पे बना रहा हूँ, तो जो मेरे को ऑब्जेक्ट कितने टाइम्स बड़ा दिखेगा 6 टाइम्स बड़ा दिखेगा। और अगर मैं पैरेलल रेस के लिए सेटिंग करता हूँ तो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखेगा 5 टाइम्स बड़ा दिखेगा। तो ये अपन अब देखो 5 और 6 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस बड़ा तो दिख ही रहा है, एक में 5 टाइम्स बड़ा दिख रहा है, एक में 6 टाइम्स बड़ा दिख रहा है। तो अगर मेरे को पूरा दिन देखना है, ये रिलैक्स आई के लिए मैं सेटिंग करना चाहता हूँ तो कहाँ पर करूँगा उसकी पैरेलल के लिए, और अगर मैं चाहता हूँ कुछ मूवमेंट के लिए मेरे को बहुत क्लियर दिखे तो बहुत क्लियर कब दिखेगा जब उसकी सेटिंग कहाँ पे कर दूंगा डी पे। ठीक है, ये सब नेक्स्ट क्या आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है, अब हम एक लेंस काम में ना लेके कितने लेंस काम में लेंगे, 2 लेंस काम में लेंगे। ठीक है, अब वापस वो ही देखो सिंपल सी बात है, निकालना तो अपन को क्या है एम क्या है मैग्नीफाइंग पावर की, मतलब वो जो माइक्रोस्कोप काम में लेके अपनी ऑब्जेक्ट जो छोटा दिख रहा था उसकी इमेज छोटी दिख रही थी, इसको काम में लेने के बाद में वो कितनी बड़ी दिख रही है। तो वापस रेशियो क्या हो जाता है, ये भी बीटा बाय अल्फा। ठीक है, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर भी यही है कि बीटा क्या है एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज बाय यूजिंग दिस, डिवाइड बाय अल्फा क्या है कि जब ये नहीं था तब अपने को ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट कितनी है h है और वो कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, मतलब d पे रखा हुआ है। तो अपनी आंखों के ऊपर यहाँ पे मान लो आपकी क्या है आईज है, तो अपनी आंखों के ऊपर वो कितना एंगल बना रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं अल्फा। ठीक है, एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन सीन फ्रॉम आई, नॉर्मल अपन जब उसको देखते हैं 25 सेंटीमीटर से, तो अल्फा यहाँ से निकल जाता है। वापस वही कितना है 10 अल्फा फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, और कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है h डिवाइड बाय d, इसको डाल दिया अपन ने, ये क्या हो जाती है इक्वेशन 1 और ये क्या हो जाती है इक्वेशन 2। अब वापस मेरे को क्या करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम में लेना है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब 2 लेंस, और 2 लेंस मतलब वापस इमेज जो बनेगी कहाँ पे अपन बनाते हैं इमेज 2 जगह पे। पहली क्या होती है, देखो बन तो इनफाइनाइट जगह पे सकती है, लेकिन अपन जनरल सेटिंग इसके लिए करते हैं। पहली क्या कि सबसे अच्छी दिखे, सबसे अच्छी मतलब कहाँ पे दिखनी चाहिए इमेज डी के ऊपर, और दूसरा क्या होता है कि अपन रिलैक्स होकर देखना चाहते हैं, मतलब सेटिंग फॉर पैरेलल रेज। तो यहाँ पे मैं दोनों डायग्राम बनाऊंगा, आपको दोनों बहुत अच्छे से देखने हैं। ठीक है, पहले अपन सिंपल बात कर रहे हैं, एक बार ये मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। तो ये मैंने क्या लिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैंने एक लेंस लिया। ठीक है, इस लेंस के ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा लेंस के कौन से साइड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो ये इसका 2f
और ये इसका f फर्स्ट साइड का, और ये ऐसे दूसरी साइड की अगर बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा 2f, और ये क्या हो गया f। ठीक है, तो ये तो इनकी बात हो गई। अब अगर अपन बात करेंगे ऑब्जेक्ट जो है, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पे लिया 2f और f के बीच में, ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पे लिया है 2f और f के बीच में। अब यहाँ से मैं रेज ले रहा हूँ, वही सिंपल जो अपन देखो लेंस के डायग्राम वही है जो अपन सिंपल काम में लेते हैं, कोई नया कुछ भी नहीं है। अगर आपको लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन आता है तो मतलब आपको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी इमेज के डायग्राम समझने में। ठीक है, अब वापस दो ही रूल है अपने, पहला कैसे जाएगा पैरेलल कहाँ से पास होगा फोकस से, और दूसरा कहाँ से जाएगा डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से। तो पहला मैंने कैसे लिया पैरेलल कहाँ से पास करना है उस पैरेलल वाले को फोकस से, तो ये मैंने पैरेलल लिया और ये कहाँ से पास कर दिया उसको फोकस से। दूसरा अपन का कैसे लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से अगर रेज आएगी तो ये इसको कट होती है कहाँ पे, यहाँ पे कट होती है, तो यहाँ पे मेरी क्या बन जाती है इमेज। तो ये जो ऑब्जेक्ट था जिसकी हाइट कितनी थी h, ए बी ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट का नाम दे रहा हूँ कितना ए बी, उसकी जो इमेज बनी यहाँ पे बनी, ये क्या हो जाती है इमेज की हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं h डैश से, और ये इसको मैं नाम दे रहा हूँ कितना a डैश b डैश। ये तो बात है सिंपल। तो ये तो एक डायग्राम बना, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इसके आगे एक और क्या लगेगा लेंस। अब 2 मिनट के लिए सोचो, इसके आगे अगर मैं एक और लेंस रख देता हूँ, फर्स्ट लेंस ने अपनी रियल इमेज बनाई, नहीं तो सेकंड लेंस के लिए जो फर्स्ट की इमेज है वो क्या हो जाएगी एज ए ऑब्जेक्ट। फिर से अगर अपन कॉम्बिनेशन में लेंस रखते हैं तो याद करो कॉम्बिनेशन लेंस का लेक्चर, जो फर्स्ट लेंस की इमेज होती है वही सेकंड लेंस के लिए क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इसके आगे एक, ये फर्स्ट लेंस था, इसके अगर मैं एक और लेंस रख देता हूं तो उस लेंस के लिए ये क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो इसकी क्या बनेगी उसके बाद में इमेज। अब वो जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी ये अपन को समझना है। तो 2 मिनट के लिए मैं रे यहाँ पे रब कर रहा हूँ और अब मैं क्या बना रहा हूँ लेंस। तो ये जो लेंस बनता है, ये लेंस जनरली क्या होता है इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, और अब ये जो रेज रियल रेज ये जा रही है, ये इसके अंदर क्या हो जाएगी एंटर हो जाएगी। तो मैंने इन रेज को क्या कर लिया इस लेंस के अंदर क्या करवा दिया एंटर करवा दिया, तो ये रेज दोनों इसमें क्या हो गई एंटर हो गई। अब इसके बाद ये कैसे जाएगी, तो ये अपन को समझने वाली बात है कि इसके बाद इनको पास कैसे करवाना है। तो अब मेरे को अब यार ये देखो रेज जो आ रही है डिफरेंट अलग से एंगल से आ रही है, तो मेरे को नहीं पता कैसे जाएगी। तो अपन अब ऐसे टाइम पे क्या करना है कि सिंपल अपने रूल काम में लेने हैं। इमेज क्या बन रही है, ये इमेज बन रही है फर्स्ट की, और सेकंड का क्या है ये ऑब्जेक्ट। अपन को क्या रूल पता है, पहली जो पैरेलल जाती है कहाँ से पास होती है फोकस से, और दूसरी को कहाँ से पास करना है ऑप्टिकल सेंटर से। तो बिल्कुल वैसे ही करो, ये इस लेंस के लिए ये क्या है ऑब्जेक्ट है, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट जो मैं पैरेलल ले रहा हूँ वो कहाँ से पास होगी इसके फोकस से, तो यहाँ पे इसका फोकस है तो ये इसके फोकस से पास होती हुई चली गई। और दूसरी मैं कहाँ से ले रहा हूँ ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जा रही है। अब देखो यहाँ पे गैप क्या है कम है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे और गैप क्या है ज़्यादा। अगर मैं इनको थोड़ा सा और एलोंगेट करूँ तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा, ये देखो ये जा रही है इधर और ये जा रही है इधर, तो ये गैप देखो ये गैप क्या होता जा रहा है ज़्यादा होता जा रहा है। इसका मतलब रे कैसे जा रही है आगे डाइवर्जिंग नेचर में जा रही है, मतलब आगे रियल पे कभी मीट होगी क्या नहीं होगी। तो अब कैसे मीट करवाएंगे वर्चुअली मीट करवाएंगे इनको पीछे एक्सटेंड करके। तो अगर इस रे को मैं पीछे एक्सटेंड करूँ तो ये आ गई, और दूसरी रे को भी अगर पीछे एक्सटेंड करूँ तो ये दूसरी आ गई। तो दोनों रे लगभग कहाँ मीट होती है यहाँ मीट होती है। तो यहाँ क्या बन जाती है इनकी इमेज। कैसी इमेज बनती है वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये लगभग यहाँ पे क्या बन जाती है इनकी वर्चुअल इमेज। पर अपन बात तो कोई और 2 रेस की कर रहे थे जो मैंने रेड से बनाई हुई है, बात तो किन्हीं और 2 रेस की करी जा रही थी। तो मैंने ब्लू से क्यों बनाई, क्योंकि ये ब्लू से इसलिए बनाई मैंने क्योंकि ब्लू वाली जो रेज है ये क्या है रूल से जो अपन को पता है इमेज फॉर्मेशन के, जो पता है कि पहला पैरेलल लिया फोकस से पास हो गया और दूसरे अपन ने उसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दिया। अब बात क्या आती है इन रेस की। अब यार ये रेस के क्या है कि एंगल अपन को पता नहीं है, ये रूल्स अपन को पता नहीं है, इसलिए अपन ने पहले अपन ने क्या करा इमेज को ट्रैक कर लिया कि जो रूल्स अपन को पता है उससे इमेज क्या बन रही है, तो उससे इमेज क्या बन रही है। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, ये जो 2 रेज है इनको क्या कर दो इससे मीट कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इन 2 की वर्चुअल बन रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी आगे जाके क्या होगी डाइवर्ज। पर अब मिलाए कैसे, तो मिलाना कुछ नहीं है, इस पॉइंट्स को क्या कर दो डैश करके इससे मिला के और इसको आगे क्या कर दो कंटिन्यू, और ऐसे ही इस पॉइंट से ये दूसरी रेज ले लो और इसको भी आगे क्या कर दो कंटिन्यू। तो ये देखो ये आगे कैसे जा रही है फैलती हुई जा रही है, तो ये इस टाइप से आगे जाएगी और फाइनल मीट कहाँ पे होगी यहाँ पे, और ये क्या बनेगी फाइनल इमेज कितनी H डबल डैश, और इसका नाम क्या हो जाएगा B डबल डैश
ए डबल डैश। तो ये सिंपल क्या हो गया, रे डायग्राम किसका, कंपाउंड लेंस का। अब मेरे को निकालना क्या है, एंगल निकालने हैं। एंगल क्या है, अल्फा तो मैं निकाल चुका, बीटा निकालना है। बीटा क्या है, एंगल फॉर्म बाय इमेज ऑन द लेंस। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, देखते, अभी जब मैंने आपको बताया था कि मैंने क्या बोला, देखते इधर से है, ऑब्जेक्ट उधर रखा हुआ है। अब अपन देख इधर रहे हैं तो इस लेंस को अपन जो आंखों के पास में है इसको अपन क्या बोलते हैं, आई पीस, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट इधर है तो ये ऑब्जेक्ट के पास में है तो इस लेंस को अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। आगे समझ में, ये क्या होता है, आई पीस, क्योंकि आइस के पास में, ऑब्जर्वर के पास में और ये ऑब्जेक्ट के पास में, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जर्वर इधर होता है, मतलब एंगल अपन को यहाँ पे देखना पड़ेगा ऑप्टिकल सेंटर पे। अब इमेज जो है, ये रही इमेज जो ऑप्टिकल सेंटर पे एंगल बनाएगी, तो ये जो है रे जा रही है और ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को अपन क्या बोल देते हैं, बीटा। कि एंगल ऑफ द इमेज ऑन ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर के पास में क्या है, ऑब्जर्वर है, तो ऑन ऑप्टिकल सेंटर, तो फाइनल इमेज का जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोल देते हैं, बीटा बोल देते हैं। अब यहाँ से अगर मैं बीटा एंगल निकालता हूँ तो कितना आता है, बीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे वापस देखो दो सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा, दोनों आगे समझ में। तो मैं अब बीटा दोनों किससे भी निकालो, बात एक ही है। तो मैं ये वाला का ट्रायंगल काम में ले रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल, ये अगर O2 है क्योंकि O1 ये है, फर्स्ट का ऑप्टिकल सेंटर ये, दूसरे का तो O2, तो इसको मैं ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूँ, बी डैश ओ ए डैश, बी डैश ओ ए डैश, ये वाला मैंने ट्रायंगल लिया। तो इसके अंदर परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, तो परपेंडिकुलर कितना है, ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एच डैश से, तो क्या हो जाएगा, एच डैश डिवाइड बाय बेस। बेस कितना है, इतना। अब ये जो बेस है ये क्या है, अब डिस्टेंस तो मेरे को नहीं पता, अब जनरल इसके लेंस के सामने जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये लेंस कौन सा है, आई पीस, तो इसकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, यू ई से। यू ई का मतलब क्या है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ई मतलब आई पीस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस, तो क्या हो जाएगा, यू ई। ये क्या निकल गया मेरा, बीटा। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इसी के लिए ही तो अपन ये सब कुछ कर रहे थे, बीटा निकालने के लिए। बीटा अपना निकल गया, तो यहाँ से इक्वेशन 1 2 3 से मेरा m कितना निकल जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा कितना है, एच डैश अपॉन यू ई डिवाइड बाय अल्फा कितना है, h अपॉन डी। तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाता है, एच डैश अपॉन एच मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन यू ई, ठीक है। ये अपना सिंपल निकल गया किसका, मैग्निफिकेशन का। अब अपन को पता है, वी नो, क्या जानते हैं अपन, कि अपना जो सिंपल मैग्निफिकेशन होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन, वो किसके इक्वल होता है, एच डैश अपॉन एच, उसको क्या बोल सकते हैं, वी अपॉन यू। किसके लिए, लेंस के लिए। तो एच डैश अपॉन एच जो आ रहा है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वी अपॉन यू। लेकिन हम किसके लिए, आई पीस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, तो देखो कि एच डैश अपॉन एच करा किसने, एच क्या था, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी, और उसको एच डैश किसने करा, फर्स्ट वाले लेंस ने, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस ने। मतलब यहाँ पे अपन इसको क्या लिखेंगे, वी ओ डिवाइड बाय यू। फिर से एच डैश जो हाइट करी ऑब्जेक्ट की, वो किसने करी, इस वाले लेंस ने करी, ठीक है। इसका मतलब ये जो एच डैश अपॉन एच, ये जो रेशियो है ये किसके लिए होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए। और ऑब्जेक्टिव के लिए होगा तो अपन ने वी की जगह पे क्या लिख दिया, वी, और यू की जगह पे यू। इसको मैं डाल रहा हूँ क्या, इक्वेशन नंबर, अगर ये इक्वेशन नंबर 4 है तो इसको मैं डाल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 5। और इक्वेशन और 4 और 5 से अपन क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M इक्वल टू एच डैश अपॉन एच की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वी डॉट डिवाइड बाय यू ओ मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन यू ई, तो डी अपॉन यू ई। तो ये अपनी एक इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद में एक और अजम्पशन ली जाती है, यहाँ पे क्या ली जाती है, ये ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं अपन लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कैपिटल L। ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, कैपिटल L। अब यहाँ पे क्या एज्यूम किया जाता है कि थोड़ा सा और अपन इसकी नोटेशन की अगर अपन बात करें तो ये फर्स्ट लेंस की इमेज बन रही है तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, VO, ठीक है। ये सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाता है, UE, क्योंकि फर्स्ट की इमेज और सेकंड का ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे एक, उसी को ही बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है UO, ठीक है। और ये फर्स्ट की जो फोकल लेंथ है, फर्स्ट फोकल लेंथ, इसको क्या बोल देते हैं F, और किसकी है, फर्स्ट की तो FO,
ठीक है, ये तो बात होती है सिंपल इसकी। तो अभी एज्यूम करा जाता है कि ये जो VO है, VO क्या है, जहाँ पे फर्स्ट लेंस का ऑब्जेक्ट की इमेज बनी वो VO अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल लिया जाता है, L के, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसमें VO क्या बनता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक, और UE क्या है कि इस लेंस के बहुत पास में अपन उसको रखते हैं। तो अप्रोक्सीमेट क्या बोला जाता है इसके बाद कि VO इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, मैं ये नहीं बोल रहा इक्वल है क्योंकि वो नहीं है, क्योंकि इन दोनों को मिलाने के बाद L बन रहा है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या बोला जाता है कि V0 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू L। और ऐसे ही यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जो मैंने ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में रखा था अनलार्ज इमेज बनाने के लिए, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये फर्स्ट की फोकल लेंथ के बिल्कुल पास में रखा, क्योंकि फोकल लेंथ पे रखेंगे तब तो इन्फिनिट पे चला जाएगा, तो वहाँ तो नहीं चाहिए, तो फोकल लेंथ के बिल्कुल थोड़ा सा आगे रखते हैं, थोड़ा सा आगे रखते हैं। तो फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, FO, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे करते हैं, UO। अब थोड़ा सा आगे तो इन दोनों को भी आपस में क्या मान लिया जाता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल। तो UO भी अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल लिया जाता है, FO के। ये अजम्पशंस ली जाती है यहाँ पे इस रेशियो की वैल्यू को पुट करने के लिए। तो जैसे ही अपन उसको पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, M इक्वल टू VO डिवाइड बाई UO। VO डिवाइड बाई UO की जगह में लिख सकते हैं L अपॉन FO, तो L अपॉन FO मल्टीप्लाई बाय D अपॉन UE, तो D अपॉन UE। ये मेरा फाइनल फॉर्मूला निकल जाता है किसका, मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला। अभी ना तो मैंने D के लिए बोला ना इनफाइनाइट के लिए बोला, ये मेरा मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला निकल गया किसके लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। अब मैग्निफिकेशन जो अपन करवाते हैं वापस दो ही पोजीशन पे करवाते हैं। पहली क्या पोजीशन होती है, जब जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, डी पे, अगर मेरे को बहुत उसको क्लियर देखना है। और सेकंड अपन कहाँ रखते हैं कि सेटिंग फॉर पैरेलल रेज, मतलब जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, इनफाइनाइट पे बन रही है। अब दोनों कंडीशन से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो अननोन टर्म अब एक ही बची, L अपन को पता है, L क्या है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। अब ये तो अपन एडजस्ट कर सकते हैं, इनकी बीच की लेंथ अपन एडजस्ट कर सकते हैं रैक एंड पिनियन गियर अरेंजमेंट की हेल्प से। तो ये जो है L क्या है, एक बार इनकी पोजीशन आपने सेट कर दी तो L क्या हो गया, फिक्स, वो अपन को पता है। तो L जो है नॉन है, D अपन को पता ही है कितना होता है 25 सेंटीमीटर। FO क्या है, इस लेंस की फोकल लेंथ। अब यार लेंस आपने लिया है तो फोकल लेंथ तो आपको पता ही होगी कौन सा लेंस का आपने उसमें लगा रखा है। तो FO भी पता है, L भी पता है, D भी पता है। अब ओनली एक चीज बची क्या, UE, मतलब मेरे को जो निकालना है वो क्या है, UE, मतलब फर्स्ट लेंस की जो इमेज बनती है वो सेकंड लेंस से कितनी डिस्टेंस पे होती है, क्योंकि सेकंड लेंस से जो डिस्टेंस है उसी को ही अपन क्या बोल रहे हैं, UE। तो ये UE है, मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस डिसाइड करता है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा। अब कैसे ये डिसाइड करता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो सेकंड लेंस है, इस सेकंड लेंस की अगर अपन बात करें तो ये क्या है, इसका यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, अभी इसका ऑप्टिकल सेंटर है, अगर इसका पूरा मैंने सर्कल बना दिया, यहाँ क्या होगा, इसका लगभग C और इसके बाद में इसका क्या होगा, F। तो अब इस लेंस का एक क्या है, F है, और एक क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। अगर इस लेंस के फोकस पे अगर ये इमेज बनती है, फिर से सुनना, फर्स्ट लेंस की इमेज सेकंड लेंस के फोकस पे बनती है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट हो गया वो कहाँ पे हो गया, फोकस पे, और इसका ऑब्जेक्ट फोकस पे हो गया, तो जो इमेज बनेगी कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। तो जो रेज है वो कैसी आती हुई दिखेगी, इनफाइनाइट पे। और अगर अपन क्या करते हैं, इस लेंस को थोड़ा सा और आगे करते हैं, तो इस लेंस का जो फोकस है वो आगे शिफ्ट हो गया, आगे शिफ्ट हो गया, मतलब ये जो इमेज बन रही है फर्स्ट की और सेकंड का जो ऑब्जेक्ट है ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ गया। और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ पे बनती है, वर्चुअल, जो कि ये केस बना हुआ है। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये किसका बना हुआ है, कि जब इसकी जो इमेज बनी वो इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, मतलब यहाँ कहीं पे आप इसका फोकस मान लो किसका, आई पीस का, और ये क्या बना हुआ है, इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो ये O2 इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये FE किसका, इसकी फोकल लेंथ। तो जब ये इमेज, फर्स्ट की इमेज इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आती है, क्योंकि अपन को पता है कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आती है, तभी तो इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये ओनली उस केस के लिए बना हुआ है जब आपकी इमेज कैसे बन रही है, वर्चुअल बन रही है। लेकिन अगर ये बोल दे कि इस फोकल को मैं इस लेंस को थोड़ा दूर ले जाऊंगा तो ये फोकल लेंथ भी कहाँ जाएगी, आगे। और अगर इस फोकल लेंथ को मैं एग्जैक्ट वहाँ पे कर देता हूँ जहाँ पे इसकी इमेज बन रही है, तो यही रेज आपको कैसे आते हुए दिख जाएगी,
इनफाइनाइट से आती हुई दिख जाएगी, कुछ भी नहीं करना है, इन रेस को कैसा करना है, इनफाइनाइट पे करना है। अब उस केस में अगर मैं पहले बात करता हूँ डी की, तो 4D, फर्स्ट केस किसके लिए बात कर रहा हूँ, 4D, जो अपन ने डायग्राम बना रखा है, मतलब इमेज कहाँ पे बन रही है, डी पे बन रही है। इमेज जो डी पे बन रही है, मतलब जो फाइनल इमेज है, ये आपकी फाइनल इमेज है, ये फाइनल इमेज है किससे, इस लेंस से, इसको क्या बोलते हैं, V, यही होती है फाइनल इमेज। और ये VE जो है किसके इक्वल हो गया, -D के, माइनस क्यों है वो तो पता ही है, D मतलब इतनी डिस्टेंस पे बन रहा है, क्योंकि मैंने सेटिंग किसके लिए कर रखी है कि फाइनल इमेज कहाँ पे बने, D पे, किससे, आई पीस से। तो कितना हो जाएगा वापस कि आपका जो VE है वो किसके इक्वल हो गया, -D के। अब ये तो क्या निकला, -D क्या, VE, लेकिन मेरे को चाहिए क्या है यहाँ पे, UE। अब UE चाहिए तो कैसे निकालेंगे, वही लेंस फॉर्मूले से, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। तो 1/V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/-D अपॉन 1/U। सेकेंड लेंस के लिए बात कर रहे हैं, मतलब आई पीस के लिए, तो -UE तो यहाँ माइनस आएगा और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, जैसे पहले करा था, और इक्वल टू 1/FE। तो यहाँ से 1/UE किसके इक्वल निकल जाएगा, 1/D प्लस 1/FE। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 7, ये इक्वेशन क्या थी 6, 1/UE की वैल्यू मेरे को पता चल गई, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो बाय इक्वेशन 7 एंड 6, तो फाइनल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/O मल्टीप्लाई बाय D और 1/UE, 1/UE को क्या लिख सकते हैं, 1/D प्लस 1/FE। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बचेगा, L/F/O मल्टीप्लाई बाय D अंदर मल्टीप्लाई होगा, D/D कितना होता है, 1 प्लस D इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, D डिवाइड बाय FE। तो ये क्या आ जाता है मेरा मैग्निफिकेशन, जब मेरी फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, D पे बन रही है, मतलब ये सबसे ज़्यादा मैग्निफिकेशन है। सेकंड मैं बात कर रहा हूँ सेटिंग फॉर पैरेलल रेज, सेटिंग फॉर पैरेलल रेस का मतलब क्या है कि इमेज कहाँ पे बन रही है, इनफाइनाइट पे। इमेज इनफाइनाइट पे कब बनेगी, जब इसकी जो इमेज और इसका जो ऑब्जेक्ट दोनों एक ही है, वो कहाँ पे होंगे, इसके फोकस पे। और जैसे ही वो इसके फोकस पे होंगे, मतलब जो UE है वो UE किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो जाएगा, इसके फोकस पे, FE। UE पता चल गया किसके इक्वल, FE के, तो UE FE के इक्वल पुट करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर, ये 7 है तो ये 8, तो बाय लिख सकते हैं इक्वेशन, ये कौन सी है अपनी 6, और ये अभी कितनी निकली 8। तो मैग्निफिकेशन कितना निकल जाएगा, L/F/O मल्टीप्लाई बाय D अपॉन UE, और UE की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, FE। तो ये अपने को क्या पता चल गया, फाइनल मैग्निफिकेशन किसके लिए, इनफाइनाइट रेस के लिए। फिर से सुन लो कंपाउंड माइक्रोस्कोप डायग्राम में आपको फिर से भी बता रहा हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। एक बार बेसिक सुन लो। सबसे पहले क्या हो रहा है, ये एक बार ये जो अपन ने करा है इसको देख लो। देखो अल्फा तो क्या है कि अल्फा तो फिक्स है, अल्फा की तो टेंशन ही नहीं है। माइक्रोस्कोप के अंदर क्या है, सिंपल उसको बिना कंपाउंड माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख रहे हैं तो सबसे अच्छा कब दिखता है, डी पे दिखता है, और उसकी हाइट कितनी है, एच है। तो tan अल्फा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू अल्फा फॉर स्मॉल एंगल्स, और कितना निकल जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा तो अपना डायरेक्ट यहाँ से निकल गया। अब बात किसकी आती है, बीटा की। बीटा कैसे निकालना है, तो माइक्रोस्कोप आपने लिया है तो उसको लो और उसको काम में लो। अब उसको अपन काम में ले रहे हैं तो अपन ने उसको लिया, ये ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, फर्स्ट लेंस। फर्स्ट लेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के F और 2F के बीच में, F और 2F के बीच में जब उसको लेते हैं तो उसकी इमेज क्या बनती है, बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड 2F, ठीक है। उसके जो इमेज बनती है, ये जो उसकी इमेज बनी थी यहाँ पे, ये इमेज, उसके आगे अपन ने एक और क्या रख दिया, लेंस। इधर ऑब्जर्वर है तो उस लेंस को अपन क्या बोलते हैं, आईपीस। तो फर्स्ट लेंस की जो इमेज है वो सेकंड लेंस के लिए क्या करेगी, एज ए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज अपन को बनानी है। ये दो रेस तो अपन ने कंटिन्यू कर ली उस लेंस तक, लेकिन अब ये लेंस कि ये जो रेज पहुंची यहाँ पे, ये जाएगी कैसे ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि ये तो रैंडम एक एंगल पे आ रही है और रैंडम में तो अपन को रूल पता ही नहीं है। तो अपन को क्या पता है, अपन को जो रूल पता है अपन काम में ले रहे हैं। पहला मैंने यहाँ से, इसलिए मैंने मार्कर चेंज करा, डैश डैश काम में ले रहे हैं, ठीक है, डैश वाली काम में ले रही है, क्योंकि एक्चुअल रेस तो कोई और दूसरी है। तो मैंने यहाँ पे पहली पैरेलल ली,
ये कहाँ से पास हो जाएगी, इसके फोकस से, ये पास हो गई इसके फोकस से, और दूसरी कहाँ से पास करी, ऑप्टिकल सेंटर से, ये कहाँ से चली गई, ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों कैसे जा रही है, डाइवर्जिंग नेचर में जा रही है, मतलब पीछे कहाँ होगी, मीट होगी, तो ये पीछे मीट हुई है और जहाँ पे मीट होगी वहाँ पे क्या बन जाएगी, फाइनल इमेज। तो मैंने ये दो डैश वाली लाइन ली, क्यों ली, बस इमेज को ट्रैक करने के लिए। जैसे ही मैंने उसको ट्रैक कर लिया, उसके बाद में ये जो दो रेज है इनको पीछे डैश करके मिला दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आगे ये वर्चुअल जा रही है तो ये भी कैसे जाएगी, डाइवर्जिंग होती हुई जाएगी। तो इनको पीछे डैश करके मिला दिया, क्योंकि पीछे जब अपन ले जाते हैं तो कैसे ले जाते हैं, डैश ले जाते हैं, और आगे फिर इनको कैसे ले गए, कंटिन्यू। तो कुछ भी नहीं करना, स्केल लेनी है, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तो सीधी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, बस यहाँ से यहाँ तक डैश और उसके बाद में कंटिन्यू। और ऐसे ही दूसरी के लिए एक पॉइंट ये रहा वही सेम, और दूसरा पॉइंट नीचे वाला ले लो दूसरी ले के लिए, और वो उसके चली जाएगी। तो ये अपना सिंपल डायग्राम बन गया। अब निकालना क्या था एक्चुअल में, अपन को बीटा, अल्फा तो निकल गया, बीटा निकालना है। बीटा कैसे निकालेंगे, फाइनल इमेज जो एंगल बना रही है आई पीस के ऊपर, मतलब ऑब्जर्वर जो देख रहा है उस लेंस के पास में, ऑब्जर्वर इधर है तो कौन सा लेंस हो गया, आई पीस। अब फाइनल इमेज ये रही, एच डबल डैश एंगल बना रही है, यहाँ पे एंगल बनाएगी, मान लिया ये एंगल कितना है, बीटा, तो बीटा ही अपन को निकालना है। बीटा कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला तो वही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 वाला अपन को काम में लेना है। अब दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये जो इमेज का फाइनल बन रहा है और एक ये जो छोटा बन रहा है। तो अपन छोटे वाले की टर्म्स अपन को पता है, तो यहाँ से अपन ने क्या निकाल गया, स्मॉल, कि बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसकी हाइट कितनी है, एच डैश, और ये कितना है, इस लेंस के सामने इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यूई, तो ये क्या हो जाएगा, एच डैश अपॉन यूई। क्या निकल गया उससे, मैग्निफिकेशन, बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अभी निकाला, अल्फा पहले निकाला हुआ है, डिवाइड करेंगे क्या निकल जाएगा, मैग्निफिकेशन। अप्रोक्सीमेशन के लिए अपन क्या बोलते हैं, ये एच डैश अपॉन एच को तो डायरेक्ट लीनियर मैग्निफिकेशन से वी नॉट अपॉन यू नॉट, उसको अपन ने पुट कर दिया कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये अपना फॉर्मूला आ गया। और अप्रोक्सीमेशन के लिए अपन क्या बोलते हैं कि ये जो वी नॉट है ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है, कंप्लीट लेंथ के अप्रोक्सीमेट, तो इसलिए उसको क्या लिख दिया, कैपिटल एल, और ऐसे यू नॉट मतलब ऑब्जेक्ट जो है फोकल के थोड़ा सा आगे रखा हुआ है, तो इसलिए अपन उसको अप्रोक्सीमेट क्या बोल देते हैं, एफओ। तो ये अपना फाइनल क्या निकल जाता है, फॉर्मूला यहाँ से कितना निकल गया, एल अपॉन एफ ओ इंटू डी अपॉन यू ई। तो यहाँ पे बस ओनली एक चीज अननोन है, कितनी, यू ई। ये तो बात हुआ किसका, जनरलाइज फॉर्मूला। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जो जनरलाइज फॉर्मूला निकलता है मैग्निफिकेशन का, वो ये निकला। लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं, दो सेटिंग की बात करते हैं। पहली क्या होती है, मतलब कौन सी चाहिए, पहली क्या होती है, अगर मेरे को सबसे अच्छा देखना है, मतलब डी पे देखना है, तो इमेज का बन रही है डी पे, लेंस फॉर्मूले से वी पता है, यू ई निकालना है, तो लेंस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल के पुट कर दी, तो इसका क्या मिल गया, मैग्निफिकेशन। ये सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि डी पे सबसे अच्छा दिखता है। और उसके बाद किसका निकालते हैं, पैरेलल रेस। पैरेलल रेस के लिए मतलब इसकी जो इमेज है, इसका जो ऑब्जेक्ट है, एक ही है दोनों, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, इसकी फोकल लेंथ पे। अब इसकी फोकल लेंथ पे रखा हुआ है, मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि यू इक्वल टू एफ ई, तो वहाँ से यू इक्वल टू एफ ई, यू की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो इसका क्या मिल जाएगा, मैग्निफिकेशन। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बस ये डिफरेंस है। यहाँ पे तो यहाँ 1 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो मैग्निफिकेशन हो गया वो क्या हो गया, ज़्यादा। जैसे एक बार फिर से कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम देख लो। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, इन्फाइनाइट पे। फाइनल इमेज इन्फाइनाइट पे बन रही है, तो देखो स्टार्टिंग की जो फॉर्मेट है वो एग्जैक्ट क्या है, सेम है। ये इन्फाइनाइट के लिए, ये किसके लिए, फाइनल इमेज डी पे। बहुत ढंग से समझना, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा अपन ने, उसके एफ और 2f के बीच में अपन ने ऑब्जेक्ट को रखा, तो इमेज कैसी बनेगी, अनलार्ज बनेगी, रियल बनेगी। ये जो इमेज बनी, इस इमेज की पोजीशन अपन ने कौन सी रखी, जो कि इस आईपीस लेंस का कहाँ है, फोकस है। फिर से फर्स्ट की जो इमेज है वो सेकंड लेंस का कहाँ पे, फोकस पे। ये कैसे कर सकते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो चेंज की जा सकती है अरेंजमेंट से, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही अपन उसको थोड़ा पास में लाते हैं, तो ये क्या हो जाती है, इसकी जो इमेज बन रही है वहाँ पे इसका क्या होता है, फोकस कॉन्साइड होता है। और जैसे ही फोकस कॉन्साइड होता है, तो इस लेंस के लिए फर्स्ट की इमेज और इसका क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इस लेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे आ गया, इस लेंस के फोकस पे। और अपन को पता है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कहाँ पे बनती है, इन्फाइनाइट पे। तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, इन्फाइनाइट पे। रूल्स अपन को पता है, इन रे को तो यहीं छोड़ दो, जब डायग्राम बनाओ दो अपने सिंपल लाइन लो, डैश वाली पैरेलल वाली फोकस से पास कर दो इसके, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। तो कैसे जाएगी, इन्फाइनाइट पे जाएगी। और ऐसे ही इन दो रे को कंटिन्यू करके उनके क्या कर दो, पैरेलल, और पीछे भी क्या कर दो, पैरेलल। तो ये रेड वाली अपनी प्रॉपर रे है जो अपन स्टार्टिंग से काम में ले रहे हैं। तो अपन को क्या पता चला कि इमेज इन्फाइनाइट पे कब बनेगी, जब इसकी इमेज इसके फोकस पे होगी। तो बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है।
अगला, अगर मैं इस लेंस को थोड़ा और आगे खिसका देता हूँ, अगर थोड़ा और आगे खिसका देता हूँ तो इसका फोकस आगे आ जाएगा, और इसका फोकस आगे आ जाएगा तो ये जो फर्स्ट की इमेज बनी वो सेकंड के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाएगी, और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल। इस रीजन से अब जो रेज जाएगी वो कैसी जाएगी आगे, डाइवर्जिंग, क्योंकि पीछे क्या होती लगेगी, मीट होती हुई लगेगी। तो कुछ भी नहीं है, एग्जैक्ट सेम डायग्राम है, बस इसमें क्या हो रहा है कि इसकी जो इमेज है वो इसके फोकस पे कॉन्साइड हो रही है, और इसमें फोकस का चला गया आगे, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में क्या बन रही है, इमेज। आगे समझ में बस सिंपल सा है, डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, बाकी मैग्निफिकेशन इजीली निकल जाता है बीटा बाय अल्फा से। अल्फा हमेशा क्या है, कांस्टेंट h अपॉन d, और बीटा अपन को निकालना पड़ता है। अब बीटा क्या होता है, वो एंगल जो इमेज बनाती है। अब इमेज कितना एंगल बना रही है, देख लो यहाँ पे इमेज का एंगल कितना बन रहा है, ये बीटा अपन यहाँ से निकाल लेते हैं, कितना निकलता है, ये फर्स्ट की इमेज एच डैश, और ये कितना होता है यूई, और ऐसे यहाँ पे अपन उसको निकाल लेते हैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से, जनरलाइज फॉर्मूले से। ठीक है, थैंक यू।